In today's video we will study about accounting convection. ओके, स्टार्ट करने के पहले हम आपको बता दें कि मेरे पिछले वीडियोस में हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में डिस्कशन किया था। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के अंदर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड अकाउंटिंग कन्वेक्शंस आते हैं। जो कॉन्सेप्ट वाला वीडियो है वो मैंने पिछले वीडियोस में पूरा कवर कर रखा है, तो आप उसमें से देकर स्टडी कर सकते हैं। तो अब हम जो टॉपिक है वो मेरा है अकाउंटिंग कन्वेक्शन। तो स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग कन्वेक्शन से। अकाउंटिंग कन्वेक्शंस हमारे 4 टाइप्स के होते हैं: मटीरियलिटी, कंजर्वेटिज्म, कंसिस्टेंसी एंड फुल डिस्क्लोजर। तो एक एक को हम डिस्कशन करेंगे। पहले हम व्हाट डू यू मीन बाय कन्वेक्शन उसको हम देख लेते हैं। तो अकाउंटिंग कन्वेक्शन की डेफिनेशन है: एन अकाउंटिंग कन्वेक्शन रिफर्स टू ए कॉमन प्रैक्टिसेस विच आर यूनिवर्सली फॉलोड इन रिकॉर्डिंग एंड प्रेजेंटिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ द बिजनेस एंटिटी। देखिए, ये अकाउंटिंग कन्वेक्शन क्या है? एक कॉमन प्रैक्टिसेस हैं जो यूनिवर्सली फॉलो की जा रही हैं किसी कंट्री टू कंट्री वाइज। ओके, सपोज हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं तो हम लोग लायबिलिटीज़ क्रेडिट लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं और एसेट को राइट हैंड साइड। ये इंडिया का रूल है। अब आप अफगानिस्तान या पाकिस्तान साइड चले जाइए तो वहाँ पे उल्टा हो रहा है। वहाँ पे एसेट को लेफ्ट हैंड साइड लिख रहे हैं और लायबिलिटीज़ को राइट हैंड साइड। तो देखने में तो दोनों सही है, गलत तो दोनों नहीं लग रही हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने बस साइड चेंज कर दिया। रिजल्ट तो वही दिखा रहा है ना कि ये मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। तो ये क्यों किया जा गया ऐसा? क्योंकि ये कस्टम है वहाँ का, वहाँ पे ऐसे रिकॉर्ड करते आ रहे हैं, तो उन्होंने यही फॉलो करते आ रहा है, इसलिए उन्होंने ये फॉलो किया। तो यही कन्वेक्शंस होते हैं। अलग अलग कंट्री में कुछ कस्टम्स होते हैं, बिलीव्स होते हैं, उसी के बेसिस पे हम रिकॉर्डिंग, अपनी अकाउंटिंग भी उसी बेसिस पे करते हैं। तो अकाउंटिंग कन्वेक्शन क्या है? रिफर्स टू कॉमन प्रैक्टिसेस। कुछ कॉमन प्रैक्टिसेस हैं जो फॉलो की जा रही हैं रिकॉर्डिंग और प्रेजेंटेशन में अकाउंटिंग की इन्फॉर्मेशन को। तो कन्वेक्शन डिनोट्स कस्टम और ट्रेडिशंस और यूजेज विच आर इन यूज सिंस लॉन्ग। देखिए यहाँ पे लिख दिया गया क्या है? ये कुछ ऐसे कस्टम्स हैं, कुछ ऐसे यूजेज हैं जो बहुत लंबे समय से चलते आ रहे हैं, तो हमको भी वही फॉलो करना होगा। टू बी क्लियरली, दीज आर नथिंग बट अनरिटन लॉज। ये लॉ नहीं है। कॉन्सेप्ट जो थे हमारे वो प्रिंसिपल्स थे, उसको गैप के थ्रू हमें फॉलो करना था, लेकिन ये कुछ लॉ नहीं है कि आपको फॉलो ही करना है। लेकिन प्रेजेंटेशन अच्छा दिखाना है तो आपको कन्वेक्शन को तो फॉलो करना ही है। तो ये अनरिटन लॉ है। ओके, द अकाउंटेंट्स have to adopt the usage or custom which are used as a guide in the preparation of accounting reports। अब जो अकाउंटेंट होता है उसको ये कन्वेक्शंस फॉलो करने पड़ते हैं अपनी अकाउंटिंग रिपोर्ट को प्रेजेंट करने के लिए। रिपोर्ट्स एंड स्टेटमेंट्स, दीज कन्वेक्शन आर ऑल्सो नोन एज डॉक्ट्रिन भी कहा जाता है इसको। डॉक्ट्रिन का मतलब इंस्ट्रक्शंस कि आप प्रेजेंट कर रहे हैं तो वो कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे बनाना है, वो डॉक्ट्रिन भी कहते हैं उसको। तो डॉक्ट्रिन भी एक इज अनदर वर्ड फॉर कन्वेक्शन। तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट कन्वेक्शन से, कन्वेक्शन ऑफ मटीरियलिटी। द कन्वेक्शन ऑफ मटीरियलिटी स्टेट्स दैट टू मेक फाइनेंशियल स्टेटमेंट मीनिंगफुल ओनली मटीरियल फैक्ट that is important and relevant information should be supplied to the users of accounting information। जो भी हम अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे उसमें सिर्फ वही चीज़ें दिखाएंगे जो रेलेवेंट हो, जिससे मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इफेक्ट पड़ रहा हो। तो ऐसी चीज़ें नहीं दिखाएंगे जिससे जो इररेलेवेंट हो, जिससे मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ मीनिंग ना निकले, तो ऐसी चीज़ें नहीं दिखानी। तो ये कन्वेक्शन ऑफ मटीरियलिटी कहता है। ओनली मटीरियल थिंग्स आर रिकॉर्डेड। ओके, मटीरियल फैक्ट को ही रिकॉर्ड करना है। द क्वेश्चन दैट अराइजेज हियर इज व्हाट इज अ मटीरियल फैक्ट। अब मटीरियल थिंग कौन कौन सी हैं? अब ये क्वेश्चन उठ गया आपके माइंड में, तो वो उसका आंसर देख लेते क्या है। द मटीरियलिटी ऑफ अ फैक्ट डिपेंड्स ऑन इट्स नेचर। उसके नेचर पे डिपेंड करेगा कि वो मटीरियल जो मटीरियल फैक्ट हमने लिया वो मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रेलेवेंट पोजीशन रखता भी है कि नहीं, उसके नेचर पे डिपेंड करेगा। अच्छा, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज हमने स्टेशनरी खरीदी, 500 रुपीज़ की स्टेशनरी खरीदी, बिल्डिंग परचेज़ की 50 लाख, और हमने फर्नीचर परचेज़ किया, बहुत सारी चीज़ें एसेट में परचेज़ की जिसकी वैल्यू लाख्स में थी। प्लस मैंने एक स्टेशनरी खरीदी। स्टेशनरी भी तो एक तरह से हम एसेट कह सकते हैं ना। स्टेशनरी का हम यूज़ करेंगे, फ्यूचर में बेनिफिट देगी स्टेशनरी, लेकिन हम उसको बैलेंस शीट में क्यों नहीं दिखा रहे हैं? क्योंकि वो इररेलेवेंट है। अब आप दिखा रहे हैं 10 जगह 10 लाख की मशीन दिखा रहे हैं, आप बैलेंस शीट में बिल्डिंग दिखा रहे हैं, उसी में साथ में आप बीच में 500 की स्टेशनरी दिखा रहे हैं एज एन एसेट, तो ये इररेलेवेंट है ना। आप इसको आप प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में दिखा के, एक्सपेंस दिखा के ख़त्म करिए। तो ये क्यों हमने फॉलो किया? स्टेशनरी को वहाँ क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि ये मटीरियल फैक्ट नहीं है। इसको बस आप प्रॉफिट एंड लॉस में दिखा के ख़त्म कर दीजिए, बैलेंस शीट में शो करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक एग्जाम्पल हमने लिया आपका मटीरियलिटी का। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे देखते क्या है। द मटीरियलिटी ऑफ अ फैक्ट डिपेंड्स ऑन इट्स नेचर एंड अमाउंट इन्वॉल्व। देखिए, हमने बताया ना, नेचर पे और उसके अमाउंट पे। अब जैसे हमने
एसेट का एग्जांपल लिया, इतनी सारी एसेट थी ह्यूज अमाउंट की, और उसके बीच में आप अगर स्टेशनरी शो करते हैं 500 की तो उसके वो रेलिवेंट नहीं दिखेगा। तो उसके नेचर और उसके अमाउंट पे डिपेंड करेगा कि वो मटेरियल है कि इममटेरियल। मटेरियल फैक्ट मीन्स द इंफॉर्मेशन ऑफ विच विल इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ इट्स यूज़र। क्या हम स्टेशनरी अगर बैलेंस शीट में नहीं दिखाते हैं, क्या वो इफेक्ट करेगा मेरे डिसीजन लेने पे? नहीं। अगर बिल्डिंग की वैल्यू नहीं दिखाते तो वो मेरे डिसीजन पे इफेक्ट करेगा। इसलिए आपने ये एग्जांपल लिया था हमने स्टेशनरी का समझाने के लिए। तो मटेरियल फैक्ट ही रिकॉर्ड करना है, ये हमारा कन्वेक्शन कह रहा है। तो मटेरियल फैक्ट कैसे हम पहचानेंगे? उसके नेचर और अमाउंट से। तो आई थिंक आपको कन्वेक्शन ऑफ मटीरियलिटी समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे वही चीज़ें रिकॉर्ड करनी है हमें जो मटीरियल है और जो मेरे डिसीजन पे इफेक्ट करेगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, कन्वेक्शन ऑफ कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म में देखिए कंजर्व मीनिंग आ रही है हमें, तो कंजर्व मतलब संभाल कर रखना। तो देखते हैं क्या संभालना है इसमें। दिस कन्वेक्शन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट एंटिसिपेट नो प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेज। ये देखिए एक लाइन यहाँ लिख दी गई है, तो इसका मीनिंग क्या है ये हम आगे समझते हैं। क्या लिखा है ये याद रखिएगा, एंटिसिपेट नो प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर ऑल लॉसेज। तो हमें यहाँ कुछ थोड़ा बहुत तो आइडिया मिल गया कि प्रॉफिट को एंटिसिपेट नहीं करना है, लॉसेस के लिए पहले से बना के। चलिए आगे देखते हैं। इट प्रोवाइड्स गाइडेंस फॉर रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। इट इज़ बेस्ड ऑन द पॉलिसी ऑफ प्लेइंग सेफ। ये याद रखिएगा, द पॉलिसी ऑफ प्लेइंग सेफ इन रिगार्ड टू शोइंग प्रॉफिट। अब सपोज ये देखिए बहुत थोड़ा डिफिकल्ट हो गया यहाँ पे, समझ में नहीं आ रहा, तो हम आपको ये समझाते हैं। जैसे इन्होंने बोला कि सपोज़ हम एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास हमें सपोज़ मैंने कोई ट्रांजैक्शन किया जिससे मुझे लग रहा है कि फ्यूचर में उससे लॉस हो सकता है। सपोज़ मेरे पास डेटर्स हैं, डेटर्स में हमें लग रहा है कि कुछ डेटर्स जो है पैसा नहीं देंगे, वो लॉस क्रिएट करेंगे फ्यूचर में। तो हमें दिख रहा है ना कि फ्यूचर में लॉस होगा, तो फ्यूचर में हमें जब दिख रहा है लॉस होगा तो उसके लिए आप पहले से कुछ अरेंजमेंट करके चलिए। क्या अरेंजमेंट करिए? प्रोविजन बना लीजिए, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो ये हम क्यों बनाते हैं? बिकॉज ऑफ कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। अब हमें लग, एक और एग्जांपल लेते हैं, हमें लग रहा है कि फ्यूचर में मुझे ये सामान बेचकर प्रॉफिट होगा, 50,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। तो आप क्या पहले से प्रॉफिट नोट कर लेंगे? नहीं। तो कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट यही कहता है आपको, यू हैव टू प्ले सेफ। आपको पॉलिसी फॉलो करनी होगी प्लेइंग सेफ की। अगर लॉस दिख रहा है फ्यूचर में हो सकता है तो आप उसके लिए कुछ कंजर्व करिए, कुछ प्रोविजन बनाइए, कुछ रिजर्व्स बनाइए। अगर लग रहा है कि नहीं ऐसा कुछ होना है, अगर आपको लग रहा है कि प्रॉफिट होना है, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। जब होगा तो रियलाइज़ करिए उसको। दिस इज़ ऑल अबाउट योर कन्वेक्शन ऑफ कंजर्वेटिज्म। तो आगे भी देख लेते क्या है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कन्वेक्शन इज टू शो मिनिमम प्रॉफिट। इससे क्या होगा, हमको सबसे कम प्रॉफिट दिखाना होगा, क्योंकि हमको सेफ चलना है ना। प्रॉफिट शुड नॉट बी ओवर स्टेटेड। अब आपने दिखा दिया कि फ्यूचर में प्रॉफिट होना है, उसको अभी से रिकॉर्ड कर दिया, तो प्रॉफिट मेरा ओवर स्टेट हो जाएगा ना, ज़्यादा दिखने लगेगा। फ्यूचर में चल के पता चला वो प्रॉफिट हुआ ही नहीं, तो आप प्रॉफिट ओवर स्टेट दिखने लगेगा। इफ़ प्रॉफिट शोज मोर देन एक्चुअल इट मे लीड टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड आउट ऑफ कैपिटल। अगर प्रॉफिट ज़्यादा दिखने लगेगा तो लोग जो भी शेयर होल्डर्स हैं वो बोलेंगे हमको दो, बांटो वो पैसा जो प्रॉफिट हुआ है। और वो फ्यूचर में अगर प्रॉफिट ना होता तो वो तो फिर लॉस में आ गए ना हम, एक तरह से हमारा कंपनी का लॉस हो गया। हमने क्या किया, प्रॉफिट फ्यूचर में जो दिख रहा था होगा उसको रिकॉर्ड कर लिया, और मेरा जो नेट रिजल्ट आया प्रॉफिट बढ़कर आया। बाद में वो प्रॉफिट हुआ ही नहीं, और वो प्रॉफिट जो हुआ था, जो हमने रिकॉर्ड कर लिया था, उससे लोगों ने बांट भी लिया प्रॉफिट आपस में। तो इससे देखिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगी, इसलिए हमको कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट फॉलो करना पड़ता है। अच्छा, यहाँ डिविडेंड वर्ड दिया हुआ है, तो आपको हम डिविडेंड की मीनिंग बता देते हैं। सपोज हम कंपनी है, कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं, कंपनी में जो प्रॉफिट होता है वो शेयर होल्डर्स में बांटा जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो उसको प्रॉफिट वर्ड ना कह के क्या वर्ड दिया इन्होंने? डिविडेंड। शेयर होल्डर्स के हाथ में प्रॉफिट आएगा, लेकिन वर्ड क्या यूज़ किया इन्होंने? डिविडेंड। डिवाइड कर दिया जाता है जो शेयर होल्डर्स को। दिस इज नॉट अ फेयर पॉलिसी एंड इट विल लीड टू रिडक्शन इन द कैपिटल ऑफ द एंटरप्राइज। अगर हम ऐसा करते हैं, प्रॉफिट दिखाते हैं और प्रॉफिट को बांट देते हैं डिविडेंड के फॉर्म में, तो हमारी कैपिटल कम हो जाएगी। इसलिए ये हम नहीं करते हैं, इसलिए हम कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं। आपको मेन चीज़ याद रखनी है, एंटिसिपेट नो प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस। तो आगे देखते हैं क्या है, कंटिन्यू करते हैं। दस दिस कन्वेक्शन क्लियरली स्टेट दैट प्रॉफिट शुड नॉट बी रिकॉर्डेड अंटिल इट इज़ रियलाइज। तो देखिए यही वो लाइन लिख दी इन्होंने, जब तक नहीं रिकॉर्ड करना है प्रॉफिट, जब तक रियलाइज ना हो जाए रियलिटी में। बट इफ़ द बिजनेस एंटिसिपेट एनी लॉस इन द नियर फ्यूचर, प्रोविजन शुड बी
मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट फॉर द सेम। प्रोविजन बनाना है अगर फ्यूचर में आपको लॉस दिख रहा है तो। फॉर एग्जाम्पल देखिए, हमने एग्जाम्पल भी एक दिया था प्रोविजन वाला, तो और भी देख लेते हैं। वैल्यूइंग क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। तो इससे हमको ये समझ में आता है कि जो भी क्लोजिंग स्टॉक है, जो भी हमारा सामान पड़ा है जो सेल करने के लिए, तो उसकी वैल्यू हम क्या दिखाएंगे, कॉस्ट प्राइस पे या मार्केट प्राइस, दोनों में से जो कम होगी उस पर हम शो करेंगे। प्रोविजन क्रिएट करना दिया है, क्रिएटिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। डिस्काउंट अगर देते हैं डेटर्स को तो उसके लिए भी हमें प्रोविजन क्रिएट करना है। राइटिंग ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स लाइक गुडविल, इन सब के लिए हम प्रोविजन बनाकर चलते हैं पहले से। द कन्वेक्शन ऑफ कंजर्वेटिज्म इज वेरी यूजफुल टूल इन सिचुएशन ऑफ अनसर्टेनिटी एंड डाउट्स। ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कन्वेक्शन होता है, सॉरी नॉट कॉन्सेप्ट। तो इससे अनसर्टेनिटी और डाउट की सिचुएशन नहीं क्रिएट होती है। आई थिंक कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो देखिए यहाँ पे हमें दिख रहा है कि लॉस होना है फ्यूचर में, तो हम पहले से सेफ चले। तो आई थिंक आपको दोनों कन्वेक्शन समझ में आ गए होंगे क्या थे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे कंटिन्यू करेंगे विच इज़ योर कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। टिल देन, थैंक यू एवरीवन।